Good morning. Accountancy, class 11. In continuation with the last video, today we will discuss objective of accounting, first point. Second, advantages of accounting, and limitations of accounting. आज हम लोग इन तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड लिमिटेशंस क्या होता है। लिमिटेशंस मीन्स कुछ डिसएडवांटेज हम मान सकते हैं। व्हाट इज लिमिटेशन इज नथिंग, इट इज अ डिसएडवांटेज। मतलब इसके बाहर कुछ लिमिट तक अकाउंटेंसी काम करता है, उसके बाद काम नहीं करेगा। कुछ पॉइंट में काम इज नॉट वर्किंग, इज कॉल्ड द लिमिटेशंस। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिमिटेशन होता है दौड़ने का, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, नॉट 100 किलोमीटर्स। तो लिमिटेशन होता है, दैट इज दिस। अकाउंटेंसी का भी एक लिमिटेशन, हर सब्जेक्ट का एक लिमिटेशन होता है। कुछ पॉइंट तक वो क्लियर करेगा, उसके बाद उसकी एरिया से बाहर चला जाता है। इट्स कॉल्ड द लिमिटेशंस। नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव। बुक ओपन कर लो, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को दे दिया था, उसको देखो एंड स्टार्ट करो। ऑब्जेक्टिव में मैंने बोला जाता है दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टू ascertain the profit or loss. This is the main purpose of accounting, to ascertain the profit or loss. Second point मैंने दिया, determine the financial position. वही the provide information to the various user, and next to assist the management, and lastly they are to maintain the systematic record of the business transaction. To some extent ये already discuss किया मैंने कल के क्लास में, लास्ट वीडियो में। फर्स्ट टू ascertain अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब मेरे को ये अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग को बनाने का, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने का, बुक कीपिंग करने का क्या जरूरत है। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द पर्पस, रादर से व्हाट इज द पर्पस। ऑब्जेक्टिव मीन्स मेरा क्या जरूरत है इसको करने का। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ascertain द प्रॉफिट और लॉस। मैं बिजनेस को कर रहा हूँ, 1 साल हो गया और 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 1 मंथ हो गया, कोई भी एक पीरियड के लिए मैं अगर इसको ट्रीटमेंट करता हूँ कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जानने के लिए वी हैव टू मेंटेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसेस फर्स्ट। सेकंड, डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में बोलने के लिए अगर हम बोलेंगे तो दिस इज द नेट ऑफ और समराइज्ड इज द प्रॉफिट और लॉस। ऑन दी अदर एंड फाइनेंशियल पोजीशन में और बहुत सारे चीज आता है, जैसे इसके रेशियो कंपैरिजन, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज का क्या सिचुएशन है, डेटर्स क्रेडिटर्स, मतलब डेटर्स मतलब जिसको हम लोग सेल करते हैं उधार में, इसको द डेटर्स। ऑन दी अदर एंड जिससे हम लोग परचेस करते हैं उधार में, इस कॉल्ड द क्रेडिटर्स। तो बिजनेस में तो उधार के काम चल ही रहता है, तो डेटर्स मतलब सेल किया, डेटर्स की पोजीशन क्या है। ऑन दी अदर हैंड हमने जो उधार में परचेज किया उसकी पेमेंट कब देना है, किसको देना है, ये सारी चीज अकाउंटेंसी बता देता। तो दैट इज द थिंग टू डिटरमाइन व्हाट द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मेरे पास बैंक में कितने पैसे हैं, कितने पैसे आएगा, कहाँ से पैसे आएगा, किसको किसको पैसे देना है, मेरा पास कैश इन हैंड कितना है। तो there is a 2 type of accounts in business, that is the bank account and the cash account. बैंक जो चेक से पेमेंट आता है वो बैंक में जाके जमा हो जाता है, एंड जो कैश में आता है वो कैश बुक में रह जाता है। तो इनकी स्टेटस, कल का कैश कितना था, आज कितना मेरे पास कैश आया, कितना कैश आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, उसको फॉलो करो। तो एवरीथिंग अकाउंटेंसी is a backbone or is a support to the business in all sense and to provide the financial position. Second, third, to provide the information to the various user. Who is the user? जैसे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी स्टार्ट किया,
एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो हु इज द यूजर टू मी? यूजर टू मी इज हु? मैंने अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले मेरे ऊपर नजर रखेगा कि ये बिजनेस कैसे कर रहा है। वो मेरे से क्या मांगेगा? वो मांगेगा एवरी मंथ की स्टॉक रिपोर्ट, एवरी मंथ की सेल रिपोर्ट, एवरी मंथ की परचेज रिपोर्ट, एवरी मंथ की डेटर्स की पोजीशन, एवरी मंथ की क्रेडिटर्स की पोजीशन। ये सब नॉर्म्स होता है। तुम लोग जब आगे सीखोगे, आगे जाओगे, तो ये पता चलेगा कि क्या क्या रिपोर्ट मांगता है। दीज आर द रिपोर्ट। इसमें बैंक को पता चल जाएगा कि उनकी सेल कितना हो रहा है पर डे की, क्योंकि सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट नहीं आएगा तो मेरा मतलब बैंक की ईएमआई कैसे जाएगा? ईएमआई मतलब एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। हमने लोन लेते हैं, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें उस पैसे को रिटर्न करने पड़ता है। सपोज हमने 1 लाख रुपया लोन लिया, बैंक ने बोला इसके ऊपर 9% इंटरेस्ट पर एनम लगते जाएगा, तो आप कितने दिन में इस पैसे को लौटाएंगे? मैंने बोला इसको 5 साल में लौटा दूंगा। तो 5 साल के लिए इंटरेस्ट वो लगाते जाएगा, मेरे से पैसे लेते जाएगा। अगर इसको ये जो लेते जाएगा पैसा इंस्टॉलमेंट बेसिस में थोड़ा थोड़ा करके, तो इस कॉल्ड द एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। ई कैपिटल एम एंड कैपिटल आई, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। तो अगर मेरे पास सेल नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, तो मैं इस ईएमआई को कैसे पेमेंट करूंगा बैंक को? तो बैंक के लिए जरूरी होता है, इसलिए बैंक क्या करता है, जिसको जिसको लोन देता है, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को या कोई बिजनेस और यूनिट को, तो उनसे वो बोलता है कि आप मेरे को ये डॉक्यूमेंट एवरी मंथ सबमिट करेंगे। स्टॉक कितना है, डेटर्स कितना सेल हुआ, क्रेडिटर्स कितना आपने उधार में परचेज किया, कितना आपके पास बैंक में चेक जमा हो रहा है, वो बैंक के पास इंफॉर्मेशन जाएगा। तो ये सारी चीज़ वो नज़र में रखता है। नज़र में इसलिए रखता है ताकि वो देखे कि हाँ बिजनेस इज रनिंग, बिजनेस इज मूविंग ऑन, ताकि उसके पास पैसे आए और मेरा ईएमआई मेरे पास आ जाए। तो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर। ऑन द अदर हैंड, जो डेटर है वो भी बोलेगा भाई आपकी तो सेल हो रहा है, आपका मटेरियल कैसे है, नहीं है, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, प्राइस ऑफ द मटेरियल, ये उनको भी पहुंचना चाहिए। मेरा पास स्टॉक कितना हो रहा है, मेरा क्या टर्नओवर हो रहा है एवरी मंथ की, उसके ऊपर जो क्रेडिटर, जिससे मैं सपोज मैंने किसी के पास गया, जाके बोला मेरे को 2 लाख का सामान दे दो, मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वो किस भरोसे में मेरे को देगा? वो बोलेगा आपके पास क्या है कि आपको मैं 2 मंथ के लिए मैं उधार दे दूं? तो मेरा पास वो स्टैटिस्टिक, वो डाटा उनको प्रोवाइड करने पड़ता है। देखो मेरा इतना सेल होता है मंथली, इतना सेल में इतना मेरा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से जो भी पैसा आएगा वो आपको रिटर्न होते जाएगा। तो उसको एक कंफर्मेशन दिया जाता है क्रेडिटर्स को या जिससे हमने लोन लिया, ताकि वो उनको मेरे ऊपर भरोसा न करे, आप मेरे को लोन दे, मेरे को उधार की सिचुएशन को लाने दे, ताकि मैं उनको ईएमआई के थ्रू पैसे को रिटर्न कर दूंगा। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस ग्रोथ होता है क्रेडिटर्स के ऊपर, डेटर्स के ऊपर, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंटेंसी। तो इसी हम प्रिपेयर करते हैं ताकि मेरे पास रेडी रेफरेंस, रेडी डाटा सब कुछ हो जाए, ताकि हम उसको दे सके। दैट इज द प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर। नाउ टू असिस्ट द मैनेजमेंट। असिस्ट मतलब असिस्टिंग मतलब हेल्प मतलब सपोर्ट देना। यहाँ पे हेल्प मतलब फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, ना कोई फिजिकल हेल्प है, सपोर्ट। असिस्टिंग मतलब सपोर्ट, हेल्प करना। मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है अकाउंटिंग? यस्टरडे मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो इमीडिएट कभी भी आके पूछ सकता है कि हमारे पास स्टॉक कितनी है। सपोज उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर एक इंफॉर्मेशन कहीं से आया कि इस प्रोडक्ट की स्टॉक अगले मार्केट में कम होने वाला है, प्राइस कम होने वाला है या प्राइस ज़्यादा होने वाला है, तो उनके पास ये मैसेज पहुंच जाता है। तो वो इमीडिएट क्या करता है, अगर ज़्यादा होगा 2-3 दिन बाद, तो तुरंत वो अभी आज के डेट में कुछ स्टॉक उठा लेगा, क्योंकि कल का डेट और कल का रेट ज़्यादा है, आज का रेट कम है, तो मैं कम रेट में उठाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज लुकिंग अराउंड द मार्केट के हर कोने के सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास होता है। उस हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से अपना इंफॉर्मेशन मांगते रहता है कि मेरे पास ये बताओ कि इस मंथ कितना सेल हुआ, सेल अगर कम हुआ तो क्यों कम हुआ, परचेज कितना किया, परचेज अगर ज़्यादा किया क्यों नहीं वो प्रोडक्शन में गया, सेल क्यों नहीं हुआ, परचेज हम ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, मेरा पैसा फंस जाएगा। सपोज मेरे को एक मंथ में 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है, 100 यूनिट के लिए 50 किलो कोई भी रॉ मटेरियल मेरे को चाहिए,
अगर मैं 50 के जगह 70 किलो रॉ मटेरियल खरीद लेता हूँ, मगर मेरा एक मंथ में कितना कंजम्पशन हो रहा है, 50 किलो कंजम्पशन हो रहा है, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो 20 किलो कंजम्पशन नहीं होगा। 20 किलो कंजम्पशन अगर नहीं होगा, इसका मतलब 20 किलो की पैसा मेरा ब्लॉक हो गया। तो 20 किलो कब लगेगा? नेक्स्ट मंथ में लगेगा। मैं इस मंथ में क्यों परचेस करूं? हाँ, अगर रेट मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है तब मेरे लिए बेनिफिट होगा। आज रेट 10 रुपया पर किलो है, मैंने खरीद लिया, एक महीना बाद वो 12 रुपया पर किलो हो गया, वो उसके लिए मेरा बेनिफिट। तो ये सारी चीज कौन करता है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं करता, ये करता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जो कल मैंने ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट क्लास में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया था। ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट मार्केट स्टडी करता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी मार्केट स्टडी करता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी उसकी कॉस्ट की वैल्यूएशन करता है, एंड देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको अपने बुक में एंट्री लेता है। तो असिस्ट द मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टमैटिक रिपोर्ट को मेंटेन करना। सिस्टमैटिक रिपोर्ट मतलब कितना स्टॉक है, कितना है सेल, कौन कौन मेरा डेटर्स है, कौन कौन मेरा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को कब पैसे देना है, डेटर्स को से कब पैसे लेके आना है, पैसे को हम नहीं मिलेगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशंस और कैपिटल जनरेट करने के लिए कुछ पैसे का जरूरत होती है। तो हम कहाँ से करेंगे? अगर हम घर से लेके आए पैसा, तो पैसा कितना दिन चलेगा? तो वो तो ज्यादा दिन नहीं चलता। तो हमें रोल ऑफ करने पड़ता है बिजनेस को। रोल ऑफ करने के लिए मेरे को अकाउंटेंसी का मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज मेरे को पता ही नहीं चलेगा मेरा पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। So maintain the systematic report of the business transaction. Every transaction should be systematic wise मेरे को maintain करने पड़ेंगे। Last class में मैंने बोला था there is a book of accounts is called the journal, ledger, subsidiary book, cash book, bank book, etc. etc. There is a various type of book. Next class में उसको discuss कर लेंगे। Next point is to maintain the systematic report of business transaction. इसके बाद यहाँ पे objective 1 2 3 4 5 objective is there, 1 2 3 4 and 5. So these are the objective to be maintained for the preparation of accounting। और ये objective का हम लोग इसलिए लेते क्योंकि इसके थ्रू हमें all the informations about the business मिल जाता है। कुछ भी चीज मांगने पड़ता है तो हमें यहाँ से पूरा डिपार्टमेंट हेल्प कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सुविधा क्या है? लिमिटेशन, असुविधा, एडवांटेजेस, सुविधा। दिस इज ए पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइड, एंड इट इज ए नेगेटिव साइड। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? एडवांटेज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यहाँ पे परफॉर्मेंस बोला, नॉट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे बोल रहा है फाइनेंशियल पोजीशन, वहां पे बोल रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मींस क्या इसकी इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस गेट करता है, तुम्हारे परफॉर्मेंस कितनी है। एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट का हम लोग कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस वाइज, कैसे मार्क कितना किसको मिल रहा है। सो द प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मेरा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, या स्टैटिक है, या डाउन हो रहा है, किस पोजीशन में है, तो वो मेरे को ये अकाउंटेंसी बता देता है, एंड दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंटेंसी। सेकंड पॉइंट, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। सेम पोजीशन, यहाँ पे जब मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहे थे डिफरेंस एंगल से, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है अकाउंटेंसी के लिए। मैनेजमेंट आके सुबह फोन करके तुम्हें पूछ किया कि मिस्टर एक्स आप बताओ आज के मेरे पास कैश कितना है, बैंक में कैश कितना है, उसको पेमेंट करना है, या वहां से कुछ कैश आएगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। तो ऑल द ट्रांजैक्शन टू बी इन योर नॉलेज। तो तुम तुरंत बैंक में फोन किया, तुम्हारे पास बैंक स्टेटमेंट आ गया, कैश तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुमने मैनेजमेंट को बता दिया कि सर मेरे पास इतना बैंक में पड़ा हुआ है, इतना मेरे पास कैश है, हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे तुमने इंफॉर्मेशन दे दिया मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट उस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। तो अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग मेंटेन करने का दिस इज द एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड द कंपैरेटिव स्टडी। प्रोवाइड द कंपैरेटिव स्टडी मतलब फर्स्ट वीक में मेरा कितना सेल हुआ, फर्स्ट मंथ में मेरा कितना सेल हुआ, सेकेंड मंथ में कितना सेल हुआ। अगर फर्स्ट मंथ में मतलब अप्रैल में सेल हो गया ज्यादा, मई में कम हुआ, तो क्यों कम हुआ, कंपेयर करके देखना।
तो अगर मेरे पास पूरा डाटा रहेगा, पूरा सेल्स स्ट्रक्चर रहेगा कि कितना मैंने इनवॉइस रेज किया, कितना मैंने सेल किया, तो मैं उसको इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे तो मेरे पास ये सारे डाटा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेस द मेमोरीज। मेमोरीज को रिप्लेस करना, इसका मतलब मैंने वही चीज बोल रहा है कि अकाउंटेंसी इज ए राइटिंग प्रोसेस। क्लियर? हम इसको मेमोरी में नहीं रख सकते क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली इन द मार्केट and after a period of time it cannot possible to remember in your mind, so it is a replacement of memory. memory को replace कर देता है। आज कौन सा मंथ है? दिस इज द अगस्त। अगर मैं अप्रैल का 3 तारीख को क्या ट्रांजैक्शन हुआ अगर मैं देखना चाहूंगा तो दिस अकाउंटिंग विल हेल्प मी। वो अपना बुक ऑफ अकाउंट को पलट के देख लेगा, कितना सेल हुआ, कितना नहीं हुआ, सारी इंफॉर्मेशन मेरे को 2 तारीख ऑफ अप्रैल का दे देगा तुरंत, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो दिस इज द रिप्लेस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट, हेल्प टू द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। दिस इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट लायबिलिटीज। टैक्स मतलब हर चीज के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लेता है, उस टैक्स को लेके गवर्नमेंट क्या करता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो वो टैक्स लायबिलिटीज को कितना टैक्स बन रहा है, मैं अगर आज 1 लाख का सेल कर दिया, सपोज उसमें 10% का टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को देना है, तो अगर मैं अकाउंटिंग को मेंटेन करूंगा तभी तो मेरे को पता चलेगा कि मैंने 1 लाख का सेल किया। अगर मैं अकाउंटिंग को मेंटेन ही नहीं करूंगा तो मैं सोचूंगा कितना किया, 80,000 का किया, 50,000 का किया, 1,10,000 का किया, 1.5 लाख का किया, पता ही नहीं है। तो मेमोरी में इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग, वी आर रेजिंग द इनवॉइस। इनवॉइस हम बनाते, जो हमारे पास परचेजर है तो उसको हम इनवॉइस देते, तभी हम उसको बुक में लिखते। तो हम उसको बुक को देख के पलट के देख के हम बता सकते हैं कि हम इस मंथ में कितना सेल किया। तो इतना अगर सेल हो गया तो उसके ऊपर 5%, 7%, 10% जो भी मेरा परसेंटेज गवर्नमेंट बोल रहा है उसके ऊपर कैलकुलेशन करके टैक्स को गवर्नमेंट को दे दो। वेरी सिंपल। तो दिस इज हेल्प टू सेटलमेंट द टैक्स लायबिलिटीज आल्सो। नाउ हेल्पफुल टू द रेजिंग ए लोन। रेजिंग ए लोन, अब मैं बिजनेस स्टार्ट किया, 2 साल हो गया, घर से पैसे लाया था एंड देन रोल इट आउट, अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब मेरे को बिजनेस को और एक्सपेंड करना है तो मेरे को पैसे की जरूरत है। कहाँ से आएगा? बैंक इज देयर, गो टू द बैंक फॉर लोन। जैसे आप बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए, बैंक बोलेगा आपकी लास्ट 2 साल आप बिजनेस कर रहे हो ना, उसकी बैलेंस शीट दो। बैलेंस शीट इज ए प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेटमेंट जहां पे पूरे साल की एक समरी बनाया जाता है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटीज है, कितना पैसा तुमने कमाया, दैट मींस व्हाट इज द प्रॉफिट और व्हाट इज द लॉस। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट्स अ शॉर्ट समरी ऑफ स्टेटमेंट बीइंग मेड बाय और थ्रू द अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो बैंक पहले वो मांगेगा। इंडिविजुअल पर्सन अगर लोन लेने जाता है बैंक के पास तो क्या मांगता है? वो बोलेगा आपकी 2 साल 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न दे दो मेरे को। आपने जो इनकम किया, कितना इनकम किया, उसमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, कुछ अगर डॉक्यूमेंट है तो मेरे को दो। उस बेसिस में बैंक जजमेंट करता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। तो सेम प्रोसेस अगर हम अकाउंटेंसी को मेंटेन नहीं करेंगे तो तुम्हें बैंक जाके फायदा नहीं है। बैंक में जाके तुम्हें इस लोन के लिए अकाउंटेंसी की पूरा प्रोसेस को सबमिट करने पड़ता है, तब जाके वेरीफाई होता है कि यस यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग द लोन। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ कोर्ट। अगर तुमने किसी पार्टी को जिससे तुमने उधार लिया था, तुमने पेमेंट कर दिया, क्लियर? तुमने उधार लिया था 1 लाख, 4 इंस्टॉलमेंट में तुमने चेक से पेमेंट किया, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। नाउ पेमेंट करने के बाद वो पार्टी बोल रहा है तुम्हारे एगेंस्ट में कोर्ट पे केस कर दिया कि जाके बोल दिया कि ये मेरे से 1 लाख रुपया लोन लिया था, ये देखिए कागज, इसने मेरे को वापस किया नहीं है। तो अकाउंटेंसी इज प्रूफ कि तुमने उसको वापस कर दिया। कैसे? क्योंकि तुमने चेक के थ्रू पेमेंट किया। तुमने चेक के थ्रू पेमेंट किया। अगर तुम कैश के थ्रू पेमेंट करता फिर भी तुम क्या करता है, एक रिसीविंग ले लेता है रेवेन्यू स्टैंप लगा के, तो वो एक एविडेंस बन जाता है, वो एक सपोर्ट बन जाता है तुम्हारे लिए। तो हम उसको सपोर्ट को कोर्ट में जाके दिखा सकते, देखिए दिस इज द चेक इशू हुआ, ये मेरा बैंक की स्टेटमेंट है, बैंक बता रहा है मेरे अकाउंट में से इतना इतना पैसा इस डेट में निकल के उनके अकाउंट में जाके प्लस हो गया। सो इट इज ऑल्सो एज वर्किंग एज ए एविडेंस ऑफ
कोर्ट। तो दैट इज द एविडेंस, मतलब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। एविडेंस इज द proof of document. Now last, helpful to the decision making. डिसीजन मेकिंग हम कर ही सकते हैं। क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि ठीक है, नेक्स्ट मंथ में हम थोड़ा इसको और एक्सपेंड करेंगे और थोड़ा ज्यादा सेल करेंगे और थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ताकि मेरा प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस इज ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव देयर सेल सो दैट दे कैन अर्न ए मैक्सिमम प्रॉफिट। सो डिसीजन क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स एक्चुअली डिपेंड ऑन दी टोटल अकाउंटिंग प्रोसेस। लिस्ट एंड बट नॉट लिस्ट द हेल्प इन द सेल ऑफ बिजनेस। अगर तुम अपना बिजनेस को लास्ट में किसी को सेल करने जाओगे तो वो भी तुम्हारा ये सारे कुछ देखता है कि तुम्हारे पास एसेट कितने हैं, तुम्हारे पास मार्केट में उधार कितनी है, एक्चुअल कैपिटल कितना तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। तो इफ यू डोंट मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल तो हो जाएगा, मे बी इट इज अंडर ए लॉस और मे बी अंडर ए एट पार। मतलब तुम्हारा जो एक क्लियर पिक्चर होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? दिस अकाउंटेंसी। किसी भी बिजनेस की, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अगर तुम रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो यू विल फेस ए डिफरेंट प्रॉब्लम इन एवरी स्टेज ऑफ योर बिजनेस। तो दैट इज द थिंग कि अकाउंटेंसी का प्रॉपर प्रिंसिपल, प्रॉपर मेथड, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करके रिकॉर्डिंग करके रखते फॉर दिस एडवांटेज को लेने के लिए। नाउ द लास्ट पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन में मैंने अभी बोल दिया था कि ऑब्जेक्टिव इज द पर्पस, एडवांटेज इज योर पॉजिटिवनेस एंड लिमिटेशन इज योर नेगेटिवनेस। क्या नहीं कर सकता है, दीज आर द सिस्टम अकाउंटिंग कैन डू, बट दीज आर द सिस्टम अकाउंटिंग कैनॉट डू। व्हाट इज दैट? फर्स्ट, इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अगर मैं आज बोल रहा हूं कि आज इस महीने में मैंने 3 लाख का सेल कर दिया और उसमें मैंने 15%, 3-15 45,000 मैंने प्रॉफिट कमाया। अगर मैं इस एंगल से सोचता हूं कि लास्ट नेक्स्ट मंथ में अगर मैं 4 लाख का सेल कर सकता हूं तो 4-15 60,000 प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं। ये मेरा एक सोच है, ये मेरा एक फ्यूचर इंडिकेशन है, ये मेरा एक फ्यूचर फोरकास्टिंग है। मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% मैं 4 लाख का सेल करूंगा तो 15% के हिसाब से 4-15-60,000 रुपए मैं कमा लूंगा। कर सकता हूं, ट्राई टू डू, बट नॉट एग्जैक्टली वी कैन डू। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ये बोल रहा है यू कैन डू और मे नॉट बी डू। दैट मीन्स इट इज नॉट परफेक्ट, 100% कंफर्मेशन नहीं हो सकता कि हम जो मान के चलते वो टारगेट 100% कंप्लीट होना इज वेरी डिफिकल्ट। 80%, 85%, 90% तक कमा कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग, लिमिटेशंस में हम क्या बोला, अकाउंटेंसी इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। तो जो तुम सोचोगे, जो तुम फ्यूचर के लिए टारगेट लोगे, जो तुम करना चाहोगे वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट टू सम एक्सटेंट नियर टू द एग्जैक्ट। फर्स्ट। सेकेंड, इट डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। What is realizable? The word, ये सब छोटे छोटे वर्ड, टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग आप लोगों को बहुत सीखने पड़ेंगे, दिमाग में रखने पड़ेंगे। वर्ड टू वर्ड तुम्हें इसकी मीनिंग समझने पड़ेंगे। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब रीसेलेबल वैल्यू। रियलाइजेबल, हमने आज एक फर्नीचर परचेस किया, इट कॉस्ट 10,000 रुपीज। इसको मैंने 6 महीना इसको यूज किया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो इसको मार्केट में सेल कर दो। तो मेरे को ये 10,000 का जो फर्नीचर है इसको रियलाइज करके, मतलब इसको बेच के मेरे पास कितना आएगा, दैट कैनॉट बी मेंटेन और मेंशन थ्रू द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग में बताने का कि आपको ये मार्केट में बेचने से कितना पैसा मिलेगा, ये कभी नहीं बता पाएगा। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? तो रियलाइजेबल वैल्यू मतलब रीसेलेबल प्राइस। कोई भी सामान हम परचेस किया, यूज किया, मार्केट में बेचने गया, बेच के मेरे को कितना आएगा इज कॉल्ड द रियलाइजेबल वैल्यू। तो वो रियलाइजेबल वैल्यू कितना आएगा वो अकाउंटेंसी नहीं बता पाता। नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोर इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंजेस। इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। आज इस मंथ मैंने 15 रुपीज पर किलो के हिसाब से मैं अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा हूं। क्लियर?
मेरा दिमाग क्या बोल रहा है कि मैं नेक्स्ट मंथ में इसको 18 रुपीज पर किलो के हिसाब से बेचना चालू कर दूंगा। तो मैंने इस महीने में जितना प्रॉफिट किया उसका 3% मतलब 3 रुपया ज्यादा मैं प्रॉफिट पर किलो में नेक्स्ट मंथ में करूंगा। ये मैं एक डिसीजन ले लिया ऑलरेडी। नाउ अकाउंटेंसी क्या बोल रहा है, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ चेंजेस। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ में तुम जब उस रॉ मटेरियल को मार्केट में परचेस करने गया, देखा इस मंथ में जो तुम रेट में परचेस किया नेक्स्ट मंथ में वो रेट भी हाई हो गया। क्लियर? तो इस मंथ में हमने जो परचेस किया था रॉ मटेरियल, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा होता है, उसकी कॉस्ट मेरा 12 रुपया 13 रुपया हो रहा था। उसको मैं 15 रुपया 17 रुपये में बेच रहा था। मैंने अभी क्या टारगेट किया कि 12 रुपया 13 रुपये वाला प्रोडक्ट को नेक्स्ट मंथ में मैं 20 रुपये में बेचूंगा। अब जब मैं नेक्स्ट मंथ आया तब देखा मेरी ये जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट मार्केट में वो भी इंक्रीज हो गया। तो अगर वो इंक्रीज हो गया तो मेरा फिर प्रॉफिट मार्जिन सेम रह गया। तो अकाउंटेंसी कैन नॉट हेल्प यू रिगार्डिंग द प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल कब मार्केट में चेंज होगा, कब मार्केट में डाउन होगा, अप होगा, पैरेलल रहेगा, ये अकाउंटेंसी कभी नहीं बताता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी। लास्ट में बोला इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कैसे नहीं देगा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे देता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अकाउंटेंसी नहीं देगा। एक बिस्किट पैकेट में पड़ा हुआ है, पैकेट हुआ बॉन और ब्रिटानिया के बिस्किट मार्केट में मिल जाएगा, दुकान में है, तुमने दुकान में गया बिस्किट खरीदा, क्लियर, उसमें रेट लिखा हुआ है 40 रुपीज, दे दिया, बिस्किट लेके आया। तो क्वांटिटेटिव उसमें क्या लिखा है 400 ग्राम्स, वेट में 400 ग्राम्स 40 रुपीज। तो क्वांटिटेटिव एंड द प्राइस अकाउंटेंसी बता देगा कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी का प्राइस इतना होगा। बट इसकी क्वालिटी क्या होगा दैट डज नॉट हेल्प यू थ्रू द अकाउंटेंसी। उसकी क्वालिटी खराब है सपोज, तो अकाउंटेंसी वो तुम्हें बताएगा नहीं। दैट इज द थिंग कि इग्नोर द इफेक्ट, सॉरी इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, पैरेलल होगा, वो अकाउंटेंसी नहीं बोल पाता है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटेंसी। लास्ट में अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग, जो भी हम देखते वो सच नहीं होता, ये चीज ध्यान में रखना। अकाउंटेंसी मैंने उस दिन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इट इज ए पोस्टमार्टम केस बोला जाता है, क्योंकि पहले इवेंट क्रिएट होता है। पहले हम लोग सुबह उठ के तुम समझ नहीं सोच भी नहीं सकते हो कि तुम आज सारा दिन में कितना खर्चा करोगे। हाँ, एक दो पॉइंट तुम्हारे लिए क्लियर है कि तुम्हें सोचना है कि आज मैं स्कूल जाऊंगा, बुक लेके आऊंगा, तो बुक की खर्चा तुम्हारे दिमाग में। अब बुक लेने जाने के लिए तुम्हें ऑटो लेने पड़ेंगे या अपना व्हीकल्स लेने पड़ेंगे, उसमें तेल डालने पड़ेंगे, यहाँ तक तो सीमित है, यहाँ तक लिमिट है। अब बाई चांस तुम्हारे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, बीच रास्ते में पंचर हो गया, तो तुम्हारा एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया उसको रिपेयरिंग करने के लिए। तो इवेंट हुआ, पंचर हुआ, पंचर को ठीक किया, खर्चा हुआ, फिर तुम उसको अपने कॉपी में लिखोगे। तो पहले इवेंट एंड देन राइटिंग। दैट इज व्हाई द अकाउंटेंसी इज ए पोस्टमार्टम। इवेंट होने का बाद हम उसको राइटिंग करते हैं, उससे पहले हमारे दिमाग में नहीं था। बुक परचेस करेंगे जाके स्कूल में, दैट इज फाइनल, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जर्नी तुम्हें भूख लगा, तुम दुकान में गया, कुछ खाना भी खा लिया, इट इज नॉट इंडिकेट थ्रू द अकाउंटेंसी। तो दिस आर द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज जो हमें अकाउंटेंसी हेल्प नहीं करता। तो व्हाट इज दैट, रिपीट कर लो। फर्स्ट लिमिटेशन में इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, जो सोचोगे वो एग्जैक्टली नहीं आएगा। डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, सामान बेच के कितना आएगा वो तुम्हें इंडिकेट करके नहीं बताएगा। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल अगर चेंजेस मार्केट में हो रहा है उसकी इंडिकेशन अकाउंटेंसी तुम्हें नहीं देगा। इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटी क्या होगा उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें अकाउंटेंसी नहीं देगा। एंड अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग, जो तुम देख रहे हो मार्केट में वो उतना प्योरिटी या उतना परफेक्शन है नहीं। दिस आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी, मीन्स disadvantage of the accountancy. So what we are learning today, objective of accounting, advantage of accounting and disadvantage or limitation of accounting. This is a theory part, read it properly, remember it. इसके ऊपर छोटा छोटा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे sometimes later. Thank you.